तो दोस्तों आज हो गया 7 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों की यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। दरअसल प्रदेश में सीएम को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को राज्य के उत्तरी हिस्सों की पहले से निर्धारित यात्रा पर जा रही है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की सैन्य शक्ति और बढ़ने वाली है। ये परमाणु शक्ति संपन्न मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। आपको बता दें कि ओडिशा के तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ट्रेनिंग लॉन्च के तहत मिसाइल का परीक्षण किया गया। बयान में कहा गया है कि मिसाइल को शाम 7:30 बजे के करीब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कतर, कुवैत और ईरान सहित कई खाड़ी देशों में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों ने रविवार को कहा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर यहां भारतीय राजदूत को तलब किया गया है। अब खबर है कि कुवैती सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपनी अलमारियों से हटा दिया है। आपको बता दें कि अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के कर्मचारियों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणियों को इस्लामोफोबिक करार देते हुए विरोध में भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को शेल्फ से हटाकर ट्रॉलियों में डाल दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में 100 नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है। इन मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर पर चल रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन क्लिनिकों की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि आम जनता इसका लाभ उठा सके। पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी तय करने में पसीने छूट गए। खासी मेहनत विचार मंथन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब अपनी वर्तमान सीट को बचाने के लिए उन्हें एक साथ भाजपा और बसपा से जूझना होगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट जीतने वाली सपा का यहां प्रदर्शन कई संकेत देंगे। असल में आजमगढ़ की चुनावी बिसात में मायावती और भाजपा ने सपा से पहले अपने प्रत्याशी का ऐलान कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ विवादित भाषण देने के लिए देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दलील सुनने के बाद अपना आदेश 10 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद शर्जील इमाम को निचली अदालत में जमानत के लिए जाने को कहा था। नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। जी हां, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी कर घिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ इस बयान के मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया गया था। अब मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने ये बात कही है। पांडे ने कहा है कि ज्ञानवापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करने वाली भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 दिन पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। भाजपा ने कार्रवाई तब की जब खाड़ी देशों में बात बिगड़ने लगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हम भारतीय नागरिक एक मुसलमान के तौर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने आखिर अब तक क्यों कोई कदम नहीं उठाया? क्या ओवैसी की मांग विदेशी नेताओं की आवाज़ से कमतर है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मुझे सुनना चाहिए, आखिर हमारा दर्द कौन सुनेगा? ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ है। उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की बजाय मोदी विदेशी विरोध से अधिक डर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जालिम के जुल्म को रोकना है तो सियासत में हिस्सा लेना है। अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर
ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे। याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस के कामयाब हो गए तो क्या होगा। अरे क्या होगा, जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। तो ये मिजाज गिरामी आपको पैदा करना है। सुनो मेरे सूरत के नौजवानों, मैं उलमाए किराम की और मशाइखीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूँ। सुनो आप मेरी इस बात को, मैं गुजरात को अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी इज्जत और मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर गुजरात को आया हूँ और आता रहूंगा तो एक ही मकसद है कि आपकी क़ियादत बने, आप नेता बने, आप लीडर बने, आपके दिलो दिमाग से खौफ दूर हो जाए, बराबरी का हिस्सा आपको मिले और आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उस वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम बहुत लगाते हैं। कोई इल्जाम लगाएगा कि ओवैसी के भाषण से बीजेपी को फायदा हो जाता है, कोई कहेगा कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का फायदा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाषण से ना हमारी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा हो। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि किसी को फायदा पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो, जब तक अल्लाह सदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए।